रिपब्लिक ईबिक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। 3 मई को मौजूदा लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन क्या ये लॉकडाउन जारी रहेगा? हम देखेंगे लॉकडाउन 3 या फिर हम होंगे लॉकडाउन से फ्री? इसी पर आज की महाभारत, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की है। चर्चा की है कि क्या हम लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार हैं या फिर हम लॉकडाउन 3 के लिए तैयार हैं। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। तीन मई के बाद खुलेगा लॉकडाउन, कोरोना से रखनी है दूरी। लॉकडाउन 3 कितना जरूरी? 3 मई को दूसरा लॉकडाउन खत्म होने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या लॉकडाउन फिर से बढ़ेगा? लॉकडाउन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कई राज्यों ने अपनी अपनी राय रखी। अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातें कही। 2 गज दूरी अभी भी जरूरी का मंत्र प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर दोहराया। प्रधानमंत्री ने आज जोर देकर कहा कि लॉकडाउन की वजह से 1.5 महीने में हजारों लोगों की जान बची। लॉकडाउन की बदौलत ही भारत कई देशों से बेहतर हालत में है। अगर आंकड़ों की माने तो लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामले 10 दिन के मुकाबले 22 दिन में अब दुगने हो रहे हैं। यानी मतलब साफ है, लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। भारत जैसे विशाल देश में लॉकडाउन की वजह से ही काफी कम मामले सामने आए हैं, वरना अमेरिका जैसी महाशक्ति भी इस बीमारी के आगे घुटने टेक चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि 3 मई के बाद लॉकडाउन का लॉक खुलेगा या फिर बंद ही रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, लॉकडाउन 3 या फिर लॉकडाउन से फ्री? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं 2 गज की दूरी अभी कितने दिन है जरूरी? अभी कितने दिन ये दूरी बनाए रखना है? सवाल मैं पूछ रही हूं कि रेड से ग्रीन, ग्रीन से ऑरेंज जोन में कैसे जाएंगे? सवाल मैं पूछ रही हूं कि लॉकडाउन 3 में कितनी मिलेगी राहत, कहां मिलेगी छूट? इन सब बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ रहे हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक की, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। आप उस चर्चा में शामिल थे जयराम जी। मैं सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा आप लोगों से लॉकडाउन को लेकर? क्या-क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही? देखिए, सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस थी और उसमें प्रदेशों में क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे आगे सारी चीजों को लेकर के हमको चलना है, इन तमाम बातों पर बातचीत हुई है। जहां तक आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से जिस प्रकार से पूरे देश भर में मामले बढ़े हैं कुछ दिनों में, इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री ने जानकारी दी और उसके बाद अपने अपने प्रदेशों के बारे में मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है और हमने भी हिमाचल प्रदेश के सिलसिले में अपनी बात कही है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर भी इतने बड़े देश भारत में, जहां 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, कोरोना के मामले बेशक बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रफ्तार नहीं जो दुनिया के दूसरे देशों की। ये हमारे लिए बहुत बड़े संतोष की बात है। बिल्कुल जयराम जी, ये कहा भी गया कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाकी देशों से हमने किस तरह बहुत बेहतर किया है और शायद यही वजह, उसकी वजह एक बड़ी ये भी है कि हमने लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। जी, निश्चित रूप से एक तो सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व पर विश्वसनीयता, ये बहुत बड़ा विषय होता है। नेतृत्व का जो है मार्गदर्शन, उस पर अमल करने का मन दिल से, ये भारतवर्ष में आज तक जितने प्रधानमंत्री रहे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी नेतृत्व के प्रति
आस्था का और विश्वास का विषय है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति है। और जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया, देश ने कुछ नहीं कहा और जो कहा वो उसका पालन किया, सख्ती से पालन किया, अपने ऊपर पालन किया, लोगों को पालन करने के लिए कहा। ये बहुत अलग तरह की बात है। ये स्थिति दूसरे विश्व के दूसरे देशों में नहीं है जो भारत की स्थिति है। और ऐसे में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज इस दौर में भारत को एक ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है जो निश्चित रूप से कोरोना वायरस पर जो है वो जीत हासिल करेगा। और हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हुए विश्व का भी सारे मामले को लेकर के मार्गदर्शन कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। ये जी जयराम जी, मैं आपसे पूछूंगी कि हिमाचल प्रदेश के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है? आप लोग लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं 3 मई के बाद, ज्यादातर मुख्यमंत्री क्या चाहते थे? ज्यादातर मुख्यमंत्री का कहना यही था कि लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि हालात अभी तक उतने अच्छे नहीं है पूरे देश भर में। कुछ प्रदेशों में पिछले कुछ दिनों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि हमको लॉकडाउन अभी तक जारी रखना चाहिए और हम भी उसमें सहमत है। हालांकि हिमाचल की परिस्थिति बहुत अलग तरह की है। हमारे हिमाचल में अभी मात्र 10 मामले पॉजिटिव केस के जो है वो अभी हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखे गए हैं, बाकी हमारे सब ठीक होकर के चले गए। ऐसी परिस्थिति में पिछले लगभग एक हफ्ते से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का नया मामला भी नहीं आया, लेकिन कि अभी हालात और बेहतर होने देना चाहिए। लोगों का मन है, लोगों का मूड है कि हम जल्दी कोरोना वायरस के इस दौर से बाहर निकलें और ऐसे में लॉकडाउन अभी तक जारी रहना चाहिए। जी जयराम जी, ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आज 2 गज दूरी अभी जरूरी का मंत्र एक बार फिर दोहराया और उन्होंने कहा कि मास्क अभी थोड़े दिन हमारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। जी जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बार बार जिक्र किया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का आज से पहले हम कॉन्सेप्ट कहते थे और उसमें शब्द 2 गज दूरी का जिक्र उन्हें बार बार किया और सबसे आग्रह किया कि इसका सम्मान करें और उसके साथ साथ में मास्क के साथ रहने की आदत अभी थोड़े वक्त लंबे समय तक हमको रखनी पड़ेगी और जो है जो एहतियात और परहेज सारी चीजों को लेकर के हमको अपना मन बना करके रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है। इसलिए कोरोना के साथ जीने की आदत डालना और ऐसे में ये सारी चीजें करने की जरूरत है। जी अब जयराम जी, इस लॉकडाउन को अगर बढ़ाया जाता है, अभी तो इस पर विचार विमर्श हो रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, लेकिन अगर इसे बढ़ाया जाए तो इसमें कई रियायतें दी जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं, खासकर दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। ये विषय एक बार फिर उठा इस बैठक में? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं उठा। देखिए किसको क्या चाहिए, प्रदेश की परिस्थिति, देश की परिस्थिति एक जैसी है। जहां देश संकट के दौर में से गुजर रहा है, प्रदेश भी उस दौर में से गुजर रहे हैं और ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेशों को मदद जिस रूप में दी जा सकती थी वो मदद पहुंचाई है, इसमें दो राय नहीं है। और ऐसे में अभी तक जो है किसी प्रदेश से ऐसी बहुत ज्यादा बातें नहीं आई है। ठीक है, कुछ लोगों ने बातें कही, ये कंसेशन मिलने चाहिए, वो कंसेशन मिलना चाहिए, वो सारे विषय हैं सोचने के, लेकिन फिर भी आज की तारीख में जो जरूरत है, पहली प्राथमिकता ये है कि इस कोरोना से निजात कैसी पाई है, इससे हम बाहर कैसे निकले, देश को कैसे निकालें, अपने प्रदेश को कैसे निकालें, ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता इस वक्त की है। जी, आपकी बातों से मैं ये समझूं कि ज्यादातर मुख्यमंत्री इस बात को मानते हैं, सहमत हैं कि लॉकडाउन बढ़ाना ही एक प्रभावी तरीका है और शायद 3 मई के बाद भी वो लॉकडाउन का लॉक नहीं खुलने वाला है। ये ऐसे हालात लग रहे हैं हमको क्योंकि ये वायरस का सबसे ज्यादा इसको फैलाने में जो है आदमी की ही भूमिका रहती है। कैरियर इसका आदमी है और आदमी को अगर इस वायरस को रोकना है तो वायरस को रोकने के लिए आदमी को रोकना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा कठिन काम है, आदमी को रोकना। और ऐसे में लॉकडाउन एकमात्र माध्यम है जिससे हम आदमी को बाहर उतना खुले में चलने से रोक सकते हैं। और आदमी रुकेगा तो वायरस रुकेगा, वायरस रुकेगा तो कोरोना जाएगा। तो ये बड़ा सीधा सा विषय है।
जी जयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और ज्यादातर मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हैं कि लॉकडाउन बना रहे, क्योंकि लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है, प्रभावी रास्ता है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ आज महाभारत में बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार जुड़ रहे हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर को आप देख सकते हैं, और साथ ही अतुल सक्सेना है, राजनीतिक विश्लेषक है, मृत्युंजय तिवारी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत दुष्यंत जी आपके साथ कर रही हूं और सुदेश वर्मा के साथ करूंगी। दुष्यंत जी, ज्यादातर मुख्यमंत्री इस पक्ष में नजर आ रहे हैं कि ये लॉकडाउन बना रहे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। ये लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बना रहेगा, और दुष्यंत नागर आपको लगता है कि यही तरीका है? नहीं, बिल्कुल भी लॉकडाउन मात्र एक तरीका नहीं है। हमें मध्यम वर्गीय, जो हमारे मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको हमें संचालन करना है। अन्य छोटे दुकानदार हैं, हमें समाज के सभी वर्गों को देखना चाहिए, और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना नहीं है वहां हमें व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेंगी। और जितना नुकसान जो हुआ है हमारे औद्योगिक वर्ग को, उसकी भरपाई के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, 60 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनका रोज कमाना रोज खाना है, जो दैनिक कमाने वाले लोग हैं। सरकार को उनके भविष्य के विषय में भी सोचना चाहिए। हाँ। जहां पे कोरोना के अधिक मामले हैं, जहां हॉटस्पॉट हैं, उनको सील किया जाना चाहिए। जिन जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या पिछले दिनों बढ़ी है, इसमें आप नया क्या बता रहे हैं दुष्यंत जी? ये तो हो ही रहा है, जो हॉटस्पॉट है वो सील है, जहां पर ज्यादा मामले हैं वो सील है, तो इसमें नया क्या बता रहे हैं आप दुष्यंत जी? मेरा मानना है ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये कोई दूरदृष्टि की बात नहीं है। नहीं, तो ये तो चल ही रहा है, आपने सही कहा, ये तो चल ही रहा है। लॉकडाउन में सील है ही चलाने के लिए, और जैसा आप कह रहे हैं उसके बाद तो मुझे यही लगता है कि आगे का प्रभावी तरीका भी यही होगा। आपने खुद कहा जहां हॉटस्पॉट है वो सील रहे, जहां पर ज्यादा मामले हैं वो सील रहे हैं। सुदेश जी, तो यही तो कर रहे हैं और यही तो करना है। लॉकडाउन 3 मई के बाद जारी रहे, क्या यही प्रभावी होगा? देखिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी और उनके जो टीम है सलाहकार, बहुत साइंटिफिक तरीके से पूरे कोरोना क्राइसिस से डील कर रहे हैं। जब देश तैयार नहीं था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, हमारे पास किट्स नहीं थे, हमारे पास ऐसी यूनिट्स नहीं थे, आज हमारा देश तैयार है पूरी तरह से। और आपने देखा जिस तरह से रिकवरी रेट शुरू हुआ है, कम लोग मर रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और जिस तरह से 3 जोन बनाया गया, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, और अगर हम साइंटिफिक तरीके से चलें तो कैलिब्रेटेड ओपनिंग तो होना ही चाहिए। कैलिब्रेटेड ओपनिंग से हम बचेंगे और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आगे बढ़ेगी, और इसमें पूरा कंसेंसस है। मुख्यमंत्री लोगों का भी कहना था, बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं थी। जिस प्रकार से सुचेरिता देश ने देखा है, अच्छा सुनिए ना, सरकार से टेस्टिंग किट्स का मामला उजागर हुआ है, सुन लीजिए, जो मामला न्यायालय में गया है। दुष्यंत जी सुनिए ना, सरकार को मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल करूंगा। आप बोलिएगा, टेस्ट किट्स का चाहे रैपिड टेस्ट किट्स का रेट रहा हो, करने का सुन तो लीजिए। नहीं, आप उस बात पर बोलिए, मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ कि लॉकडाउन क्या प्रभावी तरीका है। आपका सवाल, आपका वाजिब है सवाल उठाना, सवाल आप उठाइए, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है? 3 मई के बाद ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये निर्णय हम तो नहीं लेंगे, ये निर्णय राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन आप इसके हक में। सुदेश जी बोलिए। आज के दिन देखिए, 85 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं पिछले 14 दिन में एक भी कोरोना का केस नहीं आया। हाँ। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो पॉलिसी होगी वो उसके लिए नहीं हो सकती जो रेड जोन के लिए है। कंटेनमेंट जोन बनाने का पर्पस ही ये है। आप साइंटिफिक तरीके से डील कर रहे हैं, यहाँ कोई ट्रायल मेथड नहीं चल रहा है, और उस साइंटिफिक तरीके को अगर फॉलो करेंगे, मास्क को अपनी डेली लाइफ का रूटीन बनाएंगे, सैनिटाइजर को यूज करेंगे, तो निश्चिंत ही हम कोरोना से बचेंगे, कोरोना पर जीतेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री के डिसीजन का इंतजार करें। मुख्यमंत्रियों ने भी अपना ओपिनियन दिया है, सारे ओपिनियन को देखते समझते हुए उनके
कमजोरियों को, मजबूरियों को और ताकत को सबको समझते हुए प्रधानमंत्री एक डिसीजन लेंगे। आप बहुत लकी हैं हम लोग दुष्यंत जी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का इनको एक्सपीरियंस है। मुख्यमंत्री जब नहीं बने थे गुजरात के, उसके पहले भी भुज में जाके डिजास्टर मैनेजमेंट किया था इन्होंने और बहुत एक्सपीरियंस है। उत्तराखंड क्राइसिस में भी आपने देखा जो वहां हुआ था, एक भूकंप आया था, बाढ़ आई थी, क्या मैं अवधेश कुमार जी अगर हमारे साथ हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं, उन्हें पता है अवधेश जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अजय कुमार हमारे साथ हैं। अजय जी और अतुल सक्सेना को मैं लूंगी। सुनिए दुष्यंत जी, प्रकार से निर्माण और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, वो सब लोग जानते हैं। तो मॉडर्न आप भुज की अगर बात करेंगे तो वहां पर बुनियादी ढांचे का जिस प्रकार से विकास हुआ, निर्माण कार्य। दुष्यंत जी उसमें नहीं जाते ना, डिरेल नहीं होते हैं। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, ये लॉकडाउन हुआ, पहले आपने कहा बहुत देर से हुआ, अब लॉकडाउन कम से कम आप मानने को राजी हैं कि ये एक प्रभावी तरीका है। मैं ये पूछ रही हूँ। अजय कुमार को मैं ले रही हूँ, अजय कुमार को लूंगी, अतुल सक्सेना को लूंगी। बात थोड़ी ना है, राजनीतिक कारणों से थोड़ी। अजय कुमार जी, ये एक प्रभावी तरीका है, यही एकमात्र तरीका है, मैं ये कहूं तो गलत नहीं है शायद? नहीं जी, आप बिल्कुल ये कहें, क्योंकि WHO ने ये बात कही। भारत की तारीफ आज मुक्त कंठों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ा, और जिस तरह का निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ली, वो केस स्टडी बन रहा है विश्व में, लोग उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस पे तो इफ और बट्स अगर मगर कुछ है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास एक और लाभदायक सिचुएशन है। वर्ल्ड का केस स्टडी कैसे जो देश इस बीमारी से लड़ करके आज बाहर आ पाए हैं, आज 70 दिनों के बाद स्पेन के बच्चे हवा में मुक्त सांस ले रहे हैं। आज इस बीमारी को जो सबसे निर्णायक तरीके से लड़ा है वो ताइवान जैसा देश है, जो चाइना के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, जिसको चाइना ने अपने दबाव में WHO से बाहर निकाल रखा है। तो वो सब सारे साइंटिफिक स्टडीज हमारे पास मौजूद हैं। आर्थिक लॉकडाउन भी खुलेगा दुष्यंत जी, चिंता न करें। देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ 6 रिंग, 6 गोले के आधार पर सरकार निर्णय लेगी, ऐसी चर्चा सरकार में चल रही है। लेकिन फिलहाल इस बीमारी को हराना है तो 2 फीट की दूरी जरूरी है। अतुल जी ये बार बार पहले कहा गया। दुष्यंत जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं अतुल सक्सेना को ले लूं। बार बार ये कहा गया कि पहले लॉकडाउन देर से हुआ, उसके बाद आप लोग भी मानने को राजी हुए कि लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका था, और भारत ने जिस तरह से इसमें परफॉर्म किया है उसमें जन भागीदारी शामिल है, उस वजह से भारत बहुत देशों से बहुत बेहतर है, तारीफ भी हुई विश्व स्तर पर। अब 3 मई के बाद भी वही कदम आगे बढ़ाया जाए। देखिए सुचारिता जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये 3 मई के बाद जो लॉकडाउन बढ़ाने की जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कदम होगा, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाना इस समय बहुत आवश्यक है। और जो 2 फीट की दूरी की जो बात करी जा रही है, और इसका पालन भी पूरा देश कर रहा है, और देश के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। यदि कुछ सर्किल को छोड़ दिया जाए, और ये हम लोग सभी के हित में होगा। और पर इसमें एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो 3 मई के बाद जो 3rd लॉकडाउन बढ़ेगा, उसके बढ़ाने से पहले कम से कम 48 घंटे की छूट केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देनी चाहिए। क्योंकि जो लोग हमारे फंसे हुए हैं, दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के 18 लाख करीब मजदूर मुंबई में फंसे हुए हैं। नहीं सर, पर आप समझते नहीं है छूट देने का मतलब क्या होता है? छूट देने का मतलब तो फिर आप उसी संक्रमण में झोंक दे रहे हैं लोगों को। छूट कैसे दे सकते हैं? छूट देने का मतलब तो लॉकडाउन का पूरा मायना ही आप पलट देंगे। यदि आप सुचारिता जी नहीं सुचारिता जी, है क्या, यदि आप एक तरफ छूट नहीं दे रही हैं, एक तरफ उन लोगों को आप ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखिए आगरा में क्या हो रहा है। आगरा में जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उन लोगों को भोजन कैसे दिया जा रहा है? उन्हें एक जगह बंद करके, और जो वहाँ रिलीफ के लोग लगे हुए हैं वो नीचे से भोजन सरका रहे हैं। ये अमानवीयता जो दिख रही है, ये कहाँ से देखा आपने? आपने इसका कोई वीडियो बनाया? आपने इसकी जानकारी किसी को दी? आपने इसकी जानकारी दी किसी को? नहीं, ये जिस मानवीय तरीके की बात कर रहे हैं आप, क्या आगरा का केस क्या आपको पता नहीं है?
नहीं, आप जो ये बता रहे हैं आगरा किसी का केस अमानवीय आपको क्या तरीके के पता बारे नहीं है? में, आप मीडिया के सुदेश लोग जी, हैं, आपको पता होना चाहिए। सुदेश जी, ये जिस बारे में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के समय जिस तरह से एक अमानवीय तरीके से चीजें हो रही हैं, क्वारंटीन में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इस सब के बाद तो लोग लॉकडाउन का विरोध ही करेंगे। सुदेश जी जवाब दीजिए ना। देखिए जब आप क्वारंटाइन में होंगे हाँ। और थोड़ा भी सस्पेक्ट होगा कि आप कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं, तो आपसे सख्ती से ही पेश आया जाएगा। वो सॉफ्टनेस नहीं होगा, क्योंकि आप फैला सकते हैं, इस बात को समझिए आप। उसका पर्पस ही यही है, और इसी कारण से माइग्रेंट लेबरर्स को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वो जाएंगे अगर गांव में। आज गांव सेफ है, प्रधानमंत्री जी ने बोला गांव सेफ किस लिए? गांव सेफ इसलिए है कि वो नहीं गए, ये तो सब अपने गांव में जाते, पूरा भारत में कोरोना हो जाता। इस बात को समझिए यार, इतना आसानी कोरोना थोड़ी ना बताएगा कि ये 48 घंटे हम नहीं आने वाले हैं, आप चले जाओ जहाँ जा रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से हम इस जगह पहुंचे हैं जहां आप जी आप उन्हें रखिए, क्वारंटाइन के लिए मना नहीं किया जा रहा है। मना इस बात के लिए किया जा रहा है कि जो हमारे भाई, हमारे साथी जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और जो वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी का वहाँ प्रबंध कर रहे थे, वो लोग बड़ी संख्या में वहाँ पे हैं। ना तो एक तरफ वो अपने घर वापस आ पा रहे हैं, ना सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा उन्हें दी जा रही है कि वहाँ पे उन्हें अच्छे से खाना मिल सके, अच्छे से रिहायश मिल सके। वो लोग परेशान है, सरकार उनकी उपेक्षा आज तक कर रही है। बिल्कुल परेशानी होगी, मैं मानता हूँ इस बात को। नहीं, तो एक बात बताइए आलोक जी, जा रही है और पूरा मेरा सवाल आलोक जी, आपको लग रहा है कि लॉकडाउन में सब कुछ बढ़िया से होगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले होता आया था? तो सर लॉकडाउन के मायने शायद आप नहीं समझ रहे हैं। दिक्कतें तो आपको भी हो रही होंगी, हर किसी को हर स्तर पर दिक्कत होगी, हर किसी को हर स्तर पर दिक्कत होगी, और ये लॉकडाउन में हम मान कर चल रहे हैं। पर जो एसेंशियल चीजें हैं, दाल रोटी तो आप मुहैया कराएंगे ना? तो दाल मिल रहा है, आप उपलब्ध कराएंगे ना? सुनिए, उनका बड़ा आरोप सुदेश जी ये है कि दाल रोटी तक मुहैया नहीं हो रही है। अरे ह्यूमन बीइंग्स हैं, समझने की कोशिश करिए। अजय कुमार जी को भी बुलाऊंगी चर्चा में। एफसीआई ने अपना पूरा गोदाम खोल दिया है। हाँ। फूड ग्रेन्स का क्राइसिस इस देश में नहीं है, और राज्यों का जो लोकेशन उससे बहुत ज्यादा उनको दिया जा रहा है। एफसीआई ने खुला बोला है कि आइए उठाइए ले जाइए, भेजा जा रहा है रेलवे से। नहीं, पर समस्या क्या है अजय जी? मैं अजय कुमार को अजय जी, सुचारिता जी, अजय जी, जो बात सुदेश जी ने कही कि कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं है, फिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कमी है क्या? ये जो सवाल आलोक जी उठा रहे हैं, कमी क्या डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पर है क्या? देखिए सारे चैलेंज हैं। हाँ। और अगर मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल जो जितना अनाज रबी का भी कलेक्शन जारी है, खरीद सरकार कर रही है, और जो गेहूं की फसल है उसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं, वहां से पर्याप्त संख्या में, बिल्कुल जो पिछले साल अप्रैल का कोटा था उससे 10% ज्यादा की खरीद सरकार ने की है। रेलवे ने रिकॉर्ड ढुलाई की है। अगर जो दूसरी बात सक्सेना जी कह रहे हैं मानवीय व्यवहार की, तो आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना का मरीज कोई क्रिमिनल नहीं है, उसको क्रिमिनल की नजर से न देखा जाए और न ट्रीट किया जाए। अगर ऐसी कोई बात है तो आप सरकार के संज्ञान में लाएं। प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट हैं कि कोरोना अगर किसी को हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं है, शर्म करने की जरूरत नहीं है। आप अपराधी नहीं हैं, आप बीमार हैं, और पूरी मानवीयता के साथ सरकार आपके इलाज का बंदोबस्त करेगी। आप निश्चिंत रहें सक्सेना जी। क्या उन्हें दिक्कत नहीं है किस तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। करने का काम सर, ये जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उन पर उनके साथ देश खड़ा है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो वो लोग हैं जो इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपने परिवार को छोड़कर उनके साथ खड़े हैं। आलोक जी, नहीं, मैं बड़ी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके साथ देश किस तरह खड़ा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो अपने घर बार परिवार को छोड़कर इन लोगों के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो जंग तो हर स्तर पर है और हर कोई लड़ रहा है। उसमें आप ये कहिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सी दिक्कतें होंगी, लेकिन उनको उनके साथ आगे बढ़ना होगा। मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं मृत्युंजय जी के पास जा रही हूं। मृत्युंजय जी, लॉकडाउन को बढ़ाना
आपको लगता है एकमात्र तरीका है, क्योंकि इस जंग को हमें कोरोना के खिलाफ आगे बढ़ाना है? आप साथ हैं कि नहीं है? देखिए, कोरोना के इस जंग में जी, पूरा देश एकजुट होकर के लड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ सब लोग हैं, सब लोगों ने समर्थन किया है। लेकिन लॉकडाउन बढ़ाते चले जा रहे हैं और जो लोगों की जो परेशानियां हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके लिए भी कोई रोड मैप सरकार को बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो परेशानी में फंसे हुए हैं, कोरोना से मरेंगे ना मरेंगे, लेकिन दूसरे बीमारी से, भूख से वो मर न जाए, इसके लिए भी कोई रोड मैप सरकार को बनाना पड़ेगा। लॉकडाउन का समर्थन हम लोगों ने पहले भी किया, दूसरी बार भी किया। अगर लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, अगर हम लोगों नहीं तो क्या कोई रोड मैप नहीं बना हुआ है मृत्युंजय जी? मृत्युंजय जी, क्या कोई रोड मैप नहीं बना हुआ है? आप कह रहे हैं रोड मैप बनाकर आगे बढ़ना होगा। आपको लग रहा है 14 अप्रैल तक, फिर 14 से 3 मई तक लॉकडाउन ऐसे ही बढ़ता चला गया बिना किसी रोड मैप पे? क्या ये मुमकिन है? नहीं, रोड मैप देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे राज्य, भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करके बसों से अपने अपने राज्यों के छात्रों को, लोगों को अपने घर ले आए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ले आए घर का क्या मतलब है? सुदेश जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए छात्रों को घर लेकर आए? नहीं, आपका जवाब ले लूं मैं सुदेश जी से। सुदेश जी से जवाब तो ले लूं। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अपने राज्य में ले आए हैं छात्रों को। जी, दिक्कत क्या होता है कि पेपर में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, उस इंसिडेंट को कोट करके आप जनरलाइज कर देते हैं। आप बिहार की बात कर रहे हैं, देखिए वहां पर किसी भी व्यक्ति को, आप ही जाना चाहें आज दिल्ली से, तो आपको परमिशन मिलेगा अगर आपके पास स्पेशल ग्राउंड होंगे तो। परमिशन का प्रोविजन है, इसको ऐसे मत पूरी लॉकडाउन तोड़ के हो रहा है। दूसरी बात, आपने किसान की बात की, मैं आपको बता दूं कि आज से एक हफ्ता पहले 80% हार्वेस्ट हो चुका था उनके क्रॉप का, 20% हार्वेस्ट होना था और प्रोक्योरमेंट होना था। इसीलिए आपको देखिए किसानी को इससे बाहर रखा गया है। और आपको खुशी होगी जान के कि समर क्रॉपिंग जो है वो 36% ज्यादा हुआ है, ज्यादा एरिया में हुआ है, तो उस तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहां तक प्रेजेंट क्राइसिस है तो उन्हें अनाज दिया जा रहा है, किसान का कोई दिक्कत नहीं, किसानों के लिए पैसा भी पहुंचाया गया है। आपने देखा डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जा रहा है उनके अकाउंट में। तो ऐसा सिचुएशन मत करिए जो है ही नहीं, आप क्रिएट कर दीजिए। पर कुछ नहीं दिख रहा है, जो सही चीज है उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। हम लोग भी किसान के टच में हैं और किसान के बिना कुछ नहीं होगा इस देश में। हम तो सरकार के लॉकडाउन के फैसले का हमने विरोध नहीं किया, लेकिन हमने ये कहा कि वैसे गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, जो बाहर में छात्र फंसे हैं, उनके लिए तो कोई नीति सरकार को बनानी होगी ना, उनके लिए कोई ठोस प्लानिंग तो अरे बताया तो हमने आपको। आज दूसरे राज्य के देखिए इसमें भी वही बात है, बिहार से छात्र जो कोटा में फंसे हुए जिसकी आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रिजोल्यूशन लिया, रिजॉल्व किया उसको। नीतीश जी का मानना था कि उनको नहीं आने देना चाहिए, स्पेशल प्रोविजन क्यों हो, वहां कुछ लोग गए स्पेशल परमिशन लेके आए। तो ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? दोहरा मापदंड नहीं है, यहाँ आइडियोलॉजी का खेल मत खेलिए, राजनीति नहीं है ये। यहाँ कन्वीनियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेंट वर्कर को नहीं ले जा सकते उनके घर। व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, व्यवस्था को दुरुस्त करा जाए, और व्यवस्था ही चाबी है इस लॉकडाउन को खोलने की। सुन लीजिए कि कोई राज्य अपने जी 1 करोड़ माइग्रेंट वर्कर को आप उनके घर भेज दीजिएगा, पाठ पढ़ा रहा है, और उसके बाद आप क्या इस देश को दे रहे हैं पता है आपको? अरे घर नहीं भेजेंगे तो नहीं तो आप मृत्युंजय जी क्या चाह रहे हैं? मृत्युंजय जी इस समय कुछ चीजें नहीं की जा सकती हैं जिनकी वजह से ये संक्रमण बढ़ेगा। ऐसे में किसी व्यवस्था को भी पूरा स्वरूप देने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या आप इससे सहमत नहीं है? दुष्यंत नागर के पास में जा रही हूँ जी। हम तो कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन के समर्थन में हैं जी, हमारी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना, ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन हमारी ये भी
प्राथमिकता है कि जो हमारे गरीब लोग परेशान हैं, जो भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, उनके लिए भी कोई प्राथमिकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अलग अलग सरकार। मैं अवधेश जी और दुष्यंत नागर को ले रही हूँ। अवधेश कुमार और दुष्यंत नागर। छोटे उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जी चालू करने की अनुमति देनी होगी जी। ये तो कहा गया ना 20 अप्रैल के बाद कई लघु उद्योग तो खुले हैं। पहुंचाने के लिए हमें आंशिक रूप से रेलवे की दुष्यंत जी आप वही बातें बोल रहे हैं जो पहले ही जिनका ऐलान कर दिया गया है। आप बार बार वो बातें क्यों कह रहे हैं जिनका ऐलान कर दिया गया? गंभीर बात है भाई 20 अप्रैल के बाद 3 मई का भी इंतजार नहीं किया है। 20 अप्रैल के बाद छोटे उद्योग खोले गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फैक्ट्रियों में काम करने की बात कही गई है। जो जरूरी उद्योग हैं अभी भी जो इस समय भी चल रहे हैं, पहले फेज में भी चल रहे थे। आपको बताऊं किया गया है, आपको बताऊं पहले फेज में भी चल रहे थे 14 अप्रैल तक का जो फेज था। तो फिर वो सवाल क्यों उठा रहे हैं जो पहले से ही किया जा रहा है? अवधेश जी कहाँ चल रहे हैं? सारे तो बंद पड़े हैं, नहीं चल रहे। ये असल में इनका जो सवाल है समर्थन करते हैं, लेकिन किंतु परंतु के साथ करते हैं। समस्या ये है जो लोग निर्णय करने वाले हैं, जिन लोगों ने लॉकडाउन का निर्णय किया, जिन्होंने पैकेज जारी किया, सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 3-3 बार मीटिंग हो चुकी है, देश के गृह सचिवों के साथ मीटिंग हुई है। तो जाहिर है कि सारा कुछ सोच के ये निर्णय लिया जाता है, तो इसमें प्रश्न उठाने की गुंजाइश कहां बचती है? पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि जिन राज्यों में मामले ज्यादा हैं, 65% मामले 5 राज्यों में है, वहां अगर इस समय कोई भी चीजें खोल दी जाए काम करने के लिए, तो ये लॉकडाउन से जो कुछ भी हमने अचीव किया है उस पर धक्का आ सकता है। जो तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो मृत्युंजय जी गरीबों की बात कर रहे थे, देखिए केंद्र और राज्य सरकारों ने घोषणाएं की हैं, अगर वो ठीक से नहीं पहुंच रही है, राशन 3 महीने का 500-500 रुपए महिलाओं के महीने में जनधन खाते में, किसानों का किसान योजना, पेंशन किसान सम्मान योजना जा रही है, राशन केंद्र ने भी दिया है, प्रदेश भी दे रही है, एडवांस पेंशन जा रहे हैं। अगर फिर भी कुछ लोग वंचित है तो उसमें कोशिश की जा सकती है, लेकिन और किंतु परंतु से आप लॉकडाउन का विरोध मत करिए काके, और ये माहौल मत बनाइए कि देश में हाहाकार मच गया या भूखमरी हो गई है। अभी तक भूख से एक भी मौत इसमें नहीं हुई है। ये हमेशा ध्यान रखिए, देश में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं भी लोगों को खिलाने में, राजनीतिक पार्टियां भी लगी है। दुष्यंत जी मुझे तो पहले आप ये बता दीजिए कि आपके मुताबिक लॉकडाउन में कोई भी उद्योग धंधा नहीं चल रहा है, आपके मुताबिक लॉकडाउन में सब कुछ बंद पड़ा है। आप शायद लॉकडाउन को बहुत लिटरल सेंस में लॉकडाउन समझ बैठे हैं। बहुत से उद्योग धंधे पहले फेज में भी खुले हुए थे, आपको मैं बताऊं, और मुझे पता है आपको पता है, फिर क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं? आपको तो हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती, आपको तो भाजपा के नेताओं की बात अच्छी लगती है, आपको तो सरकार की बात अच्छी लगती है, हम कुछ बोलते हैं आपको बहुत बुरी लगती है। दुष्यंत जी, आप क्यों नाराज हो जाते हैं? भाई मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, आपकी बातें मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए सर आपको आमंत्रित करती हूँ। की बात करता हूँ दुष्यंत जी, गरीब लेबर की बात करता हूँ, आपकी बातें हमें अच्छी लगती है इसलिए आमंत्रित करते हैं सर। आप क्यों ऐसे नाराज हो रहे हैं? मुझे ये बताइए, आप तो ज्ञानी आदमी हैं, जानकार आदमी हैं, फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? 60 करोड़ लोगों की मुझे चिंता है ना, चिंता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि लॉकडाउन बढ़े या मैं उन चंद उद्योगपतियों की बात नहीं करूंगा जो अपने वातावरण अनुकूलित कमरों में बैठ के देख रहे हैं शो को। मैं उन भारतीयों की बात कर रहा हूं जो चिंतित है, परेशान हैं, देश के कोने-कोने में बिखरे हुए अपने घर जाना चाहते हैं, जिनकी रोजी रोटी के लिए आज समस्या पैदा हो रही है। भाषण का मंच है, ये रिपब्लिक भारत है, यहाँ भारत की बात होती है, और मैं भारत की बात ही ना करूं। आप तो इंडिया की बात करते हैं, मैं भारत की बात करता हूं, मैं उन लोगों की बात करता हूं जो जरूरतमंद है। देखिए अवधेश जी, देखिए आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों तक चीजें मुहैया कराई जाए। सुन लीजिए दुष्यंत जी और अवधेश कुमार, देखिए जरूरी बात यह है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं और बताएं कि कैसे जो व्यवस्था है उनके लिए सुचारू रूप से
चल रही है इस लॉकडाउन में भी। और इसीलिए मेरे साथ इस वक्त डायल 112 यूपी पुलिस के एडीजी असीम अरुण साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ साउथ दिल्ली के डीएम बीएम मिश्रा जुड़ रहे हैं। मैं पहले आसिम साहब आपके पास आ रही हूं। आसिम अरुण जी, बहुत से लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर लॉकडाउन फिर से बढ़ा और 3 मई के बाद बढ़ा तो फिर ऐसे में जरूरी चीजें लोगों तक कैसे पहुंचेंगी। बहुत से ऐसे हैं जिन तक शायद खाना नहीं पहुंच रहा है, ऐसे हमारे कुछ पैनलिस्ट राय रखते हैं। थोड़ा उन्हें जानकारी दीजिए, यूपी में क्या व्यवस्था है? यूपी में जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है उसमें आज की स्थिति यह है कि हर जनपद में कम्युनिटी किचन कई सारे बनाए गए हैं, राशन का वितरण किया जा रहा है। ये रेगुलर अगर कोई छूट जाता है किसी भी कारण से, किसी का राशन कार्ड नहीं है, कोई समस्या है, तो ऐसे लोग 112 पे कॉल करते हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पे कॉल करते हैं और उनको सभी को हम लोग खाना, दवाई, भोजन पहुंचाते हैं। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भूखा या जरूरतमंद व्यक्ति दवाई विहीन नहीं छूट रहा है, क्योंकि हमने इसके पर्याप्त विकल्प बना रखे हैं और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। देखिए, अब आपने ये बड़ी अहम बात बताई है, यानी कि जो बात हमारे पैनलिस्ट कुछ उठा रहे थे कि बहुत से लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत से लोगों को शायद भूखा रहना पड़ रहा है। यूपी में एक व्यवस्था है, जैसा आसिम अरुण बता रहे हैं, 112 डायल 112, और यहां पर आसिम जी कोई भी कॉल कर सकता है जिसे दिक्कत है, जिसके पास शायद 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो कॉल करके अपने लिए बंदोबस्त करवा सकता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं क्या इस पे नंबर मिलेगा, लाइन में वो लग पाएंगे? निश्चित रूप से नंबर मिलेगा और इसके लिए हमने बड़े प्रयास किए, बड़े प्रबंध किए हैं और हमारी आज 650 में से 120 कॉल टेकर्स, हमारी फीमेल कम्युनिकेशन ऑफिसर्स अपने घर से काम करती हैं। हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की ली है जिससे कि वो अपने घर पे रह करके कॉल सुनती हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि आप 112 मिलाएंगे, आपको 1 सेकंड का वेटिंग टाइम नहीं होगा। फर्स्ट रिंग में आपकी घंटी उठेगी, फोन उठेगा और आपसे बात होगी। और जब हम कॉल करते हैं, ऐसा देखते मैं कॉल्स को रिव्यू करता हूं रोज, तो सबसे ज्यादा जो कॉल्स आते हैं वो ऐसे ही लोगों के हैं जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो अति जरूरतमंद हैं। ये कौन है? ऐसे लोग जो मजदूर हैं, किसी दूसरे स्टेट के हैं, हमारे यहाँ पे रुके हुए हैं, उनका राशन कार्ड नहीं होगा या किसी अन्य कारण से बड़ा परिवार है, राशन कार्ड में कम लोग का नाम चढ़ा है, इसको बाद में हम ठीक कर लेंगे, लेकिन आज तो उसको खाना देना है। तो इसके लिए 1076 सीएम हेल्पलाइन और 112 पुलिस की जो हेल्पलाइन है, इमरजेंसी हेल्पलाइन, दोनों मिल के समन्वित तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर कोई कह रहा है कि कोई छूट गया तो आप 112 में लाइए, 1076 में लाइए, आप उनकी मदद कर दीजिए। जी, हमारी कोशिश ये है कि यही व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों को बताएं, क्योंकि लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो लोगों तक 2 समय की रोटी पहुंचे, वो जहां हैं उन तक जरूरी सामान पहुंच पाए, बहुत जरूरी है। बीएम मिश्रा जी, मैं आपसे पूछूंगी कि दिल्ली में ये व्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है? जो लोग हैं लॉकडाउन की वजह से अगर उनके पास जरूरी सामान नहीं है, जरूरी चीजें नहीं है, आप कैसे मुहैया करा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो है ये पूरे लॉकडाउन के पीरियड में बिगिनिंग से ही हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी। वो ये छेड़ी कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, उन लेबरर्स को चिन्हित करके विभिन्न इलाकों में, विभिन्न कॉलोनियों में हमने पहले उनको इंडिविजुअली खाने पहुंचाने की कोशिश की। हमने व्हाट्सएप नंबर्स जारी किए, हमारे कॉल जो है स्टेट लेवल के कॉल सेंटर्स पे के नंबर दिए। बाद में जब हमने देखा कि इनका संख्या बढ़ता ही जाएगा और भी खाने इनके देने की ज़रूरत है, तो लगभग सभी सरकारी स्कूलों में हमने दिल्ली सरकार ने ये व्यवस्था की कि सभी सरकारी स्कूलों में खाना दिया जाएगा। और जो हमारे मिड डे मील के सप्लायर्स थे उनसे ही एक दूसरे मिड डे मील वाला मेनू नहीं, एक दूसरा जन आहार का मेनू तैयार किया गया। उस मेनू के अनुसार जो एक हेल्दी एडल्ट को खाना देना चाहिए, कोशिश यही है हर सरकारी स्कूल में हमने खाना प्रोवाइड किया। देखिए, तो दिल्ली में ये व्यवस्था है, यूपी में आसिम अरुण ने आपको बताया क्या व्यवस्था है। जी, मैं मेरे साथ कॉनराड सांगमा जुड़ रहे हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत कम मामले हैं, सिर्फ
12 मामले आज मुझे बताया है कि आज तक अगर मैं मिलाऊं तो 12 मामले सामने आए, फिर भी आपने मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री के साथ उसमें लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही। हाँ जी, हमारे जो स्टेट में आज तक 12 केसेस हैं, उसमें से 11 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे हमें संभल के चलना है जी। तो क्योंकि हमारे नंबर यहाँ पे ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको इजी होके हम लोग इसको देखें, तो इसमें हमें संभलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री से मेरा यही अनुरोध था कि अगर हम लोग ये जो लॉकडाउन का फॉर्मूला जो काम किया जिसने, और प्रधानमंत्री ने सही समय पर डिसीजन लिया और उसकी वजह से नंबर बहुत कम है पूरे देश में जी। लेकिन अगर हम लोग इसको इमीडिएटली खोलेंगे तो शायद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें इकोनॉमी को ध्यान में रखना है और धीरे धीरे हमें इकोनॉमी को खोलना है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम लॉकडाउन का फॉर्मूला इन जनरल रखें और प्रधानमंत्री ने आप लोगों से क्या कहा इस बैठक के दौरान, तो आगे चल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आप लोगों से क्या कहा इस बैठक के दौरान? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी उसी लाइन में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का एक फॉर्मूला काम जो है पॉजिटिव हुआ है, लेकिन अभी अंत में क्या डिसीजन होगा वो प्रधानमंत्री जानते हैं, तो उनकी डिसीजन पे रुकना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे लगा कि ओवरऑल इस सिचुएशन में पूरा देश और सारे जो हमारे सीएम्स हैं और प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि एक तरीके से कोई सिस्टमिक लॉकडाउन पर चले और इकोनॉमी को हम लोग धीरे धीरे खोलें जी, इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलें। और जैसा आप कॉनराड जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इस मत में हैं, इसीलिए वो आप लोगों से बात कर रहे हैं कि आप लोगों का मत क्या है। आपने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और शायद यही मत ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का आज की इस बैठक में रहा प्रधानमंत्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। मेरे पास जो आज एक कोशिश हमारी रही कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो व्यवस्थाएं कैसी हैं, उन व्यवस्थाओं को किस तरह से शक्ल दी जा रही, स्वरूप दिया जा रहा है कि लोगों तक चीजें पहुंच पाए। अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन यूं ही बना रहता है, लॉकडाउन का लॉक नहीं खुलता है, तो किस तरह व्यवस्थाएं ही आपको आगे इस लॉकडाउन में आपका सहारा बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महाभारत में मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।